सर हेडिंग पे लिखे इशू ऑफ शेयर्स। देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार उसको समझिए। नॉर्मली शेयर्स कितना तरह का होता है बताइए तो? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। देखिए सर, शेयर्स अपने लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शेयर्स रिलेटेड किसका होता है सर? कंपनी का, राइट। शेयर्स बेसिकली क्या है? यूनिट ऑफ कैपिटल है। यूनिट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए मुझे पैसे की ज़रूरत है तो या तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करेंगे, या तो फिर हम पार्टनरशिप, या तो फिर कंपनी। अगर कंपनी ओपन करते हैं तो कंपनी में अपने लोग कैपिटल कैसे कलेक्ट करते हैं? मान लीजिए मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए कैपिटल, 1 करोड़ रुपये मुझे कैपिटल चाहिए, तो ये कैपिटल का पैसा मैं कैसे कलेक्ट करूँगा? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप रहा तो पूरा एक आदमी लगाएगा, और अगर पार्टनरशिप रहा तो जितने लोग रहेंगे सब पैसा कंट्रीब्यूट करके लगाएंगे। लेकिन अगर कंपनी रहता है तो कंपनी में अपने लोग किस तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? मैं क्या करूँगा, ये 1 करोड़ का कैपिटल को मैं इसको एक पेपर फॉर्म पे, एक पेपर फॉर्म या कोई भी एक ऑनलाइन के शक्ल पे मैं उसको एक कन्वर्ट करूँगा, और इस पेपर का दाम जो है उसको मैं कर दूंगा 10 रुपये करके। कितना रुपये करके? 10 रुपये करके मैं उस पेपर को कर दूंगा। तो ये टोटल पेपर कितना हो जाएगा? नंबर्स 10 लाख हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 10 लाख पेपर है ऑफ रुपीज 10 इंच का। इस पेपर जो है ना, इसी पेपर को शेयर्स बोलते हैं बेसिकली अपने लोग। तो शेयर्स क्या है? पहले ये आपका फिजिकल होता था, अभी ये पूरा क्या है सर? ऑनलाइन हो गया। ठीक है? तो जितना भी कंपनी रहता है उसको जितने भी पैसे चाहिए रहते हैं तो वो पैसे के फॉर्म में क्या करता है, उसको यूनिट ऑफ कैपिटल में उसको शेयर्स में डिवाइड कर देता है। और वो शेयर्स में जब डिवाइड करेगा तो ये मेरा नंबर ऑफ शेयर्स हो गया ऑफ रुपीज 10 इंच। अब जितने भी जो भी बंदे हैं उसको जितना भी शेयर्स खरीदना है इस कंपनी का, जितना भी उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, तो क्या करेगा वो उतना नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लेगा कंपनी से। मान लीजिए 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। इसने 40% शेयर्स खरीदा, मतलब इसने 4 लाख का शेयर्स खरीदा। तो 4 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से कितना हो गया? टोटल 40 लाख इसने दिया। इसने मान लीजिए सर 2 लाख रुपए दिया। क्लियर है? ये हो गया 20 लाख का। और ये दोनों मान लीजिए इसने 1.5 किया है, इसने 1.5 किया। क्लियर है? तो इसका 15 लाख रुपए हो गया और इसका 15 लाख रुपए हो गया। टोटल कितना हो गया सर? मेरा 100 लाख 1 CR हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस कंपनी का कि मान लीजिए ABCD लिमिटेड है, ये जो कंपनी है ये कंपनी का 4 ओनर है, और वो 4 ओनर जो है क्या 90 लाख हो रहा है। ठीक है, इसको 2.5 कर दो, ये हो गया 25, राइट। तो ये सर जो चारों बंदे इसको अपने लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, जो कंपनी के एक्चुअली ओनर होते हैं, जो कंपनी के एक्चुअली ओनर होते हैं, जो शेयर्स मेरा खरीदते हैं। अभी टोटल 100 लाख का मतलब क्या हो रहा है कि ये प्रोपोर्शन हो गया कि इस टोटल कंपनी का वर्थ का 40% ओनर कौन है? ए है। 20% ओनर कौन है? बी है। 15% ओनर कौन है? सी है। और इसका ओनर कितना है? 25% है।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभी शेयर्स का प्राइस मेरा 10 रुपया है, राइट? दैट इज द फेस वैल्यू। लेकिन अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में इसका वैल्यू अगर मान लो मेरा 900 रुपया हो गया, शेयर्स का प्राइस 10 रुपये से 900 रुपया हो गया, तो ये 900 रुपये का मतलब ये हो गया कि भैया जितने भी नंबर ऑफ शेयर जितना उसने खरीदा था उसका भी प्राइस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर इसने 4 लाख शेयर्स खरीदा था तो 4 लाख इंटू 900 ऑलमोस्ट कितना होता है? ऑलमोस्ट 36 करोड़ हो जाएगा। तो भाई मैंने पैसा लगाया था 40 लाख, 10 साल के बाद मेरा पैसा रिटर्न कितना हो गया? 36 करोड़ हो गया। चीज़ समझ में आता है? तो इस तरह से लोग पैसा कमाते हैं। तो सिचुएशन ये होता है कि आपके पास तो पैसा है, आप या तो जॉब करोगे तो बिजनेस करोगे, है ना? मैक्सिमम आप 2 से 3 चीज़ कर पाओगे ना सर। लेकिन आप एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते हैं? एक्स्ट्रा अर्निंग सबसे ज़्यादा पैसा किसके पे है? बिजनेस में ही है। उससे ज़्यादा पैसा कहीं पर भी नहीं है, बिकॉज उसमें कोई रिटर्न एक्सपेक्टेड आप फिक्स नहीं कर सकते। रिटर्न अनलिमिटेड भी है, लॉस भी है, सब कुछ है। तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास आइडियल मनी रहता है, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दूसरे कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे कंपनी का जब इन्वेस्ट करते हैं तो किस में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में या तो डिबेंचर्स में। आएंगे अपने लोग इन द फॉर्म ऑफ, बेसिकली ये आपको समझना है कि दिस आर द शेयर होल्डर। ये मेरा शेयर होल्डर है जो कि एक्चुअली कंपनी का ओनर है। इसको तो शेयर्स का प्राइस में फ़ायदा मिलता ही मिलता है। शेयर्स का प्राइस अप एंड डाउन होता है, उससे इसको लिवरेज एडवांटेज मिलता है। प्लस दूसरा इनका इनकम क्या है? दूसरा इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या बताइए? इनको डिविडेंड मिलता है सर, ठीक है? तो कंपनी जितना भी कमाती है नहीं कमाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर में शेयर होल्डर को रिटर्न देती है इन द नेम ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? डिविडेंड अपने लोग याद रखेंगे, ये क्या है सर? ये हमारा प्रपोज रहता है, प्रपोज डिविडेंड, है ना? इंटरिम डिविडेंड, ये सारे डिविडेंड है। और डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है? अगर प्रॉफिट रहेगा तो देंगे, प्रॉफिट रहेगा तो नहीं देंगे। सिंपल इज दैट। क्लियर है? ये अपने लोग डिविडेंड। तो आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका फायदा क्या है? एक तो भाई आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल। और दूसरा क्या पॉइंट है सर? शेयर्स, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरा शेयर्स का प्राइस भी क्या होगा? अप होगा। क्लियर है? ये एडवांटेजेस रहती है। नाउ ये शेयर होल्डर है, लेकिन कंपनी को रन कौन करता है? कंपनी को रन इन लोग नहीं करता, कंपनी को रन करता है डायरेक्टर। कौन रन करता है? डायरेक्टर। अब ये 4 जन क्या करेंगे सर? अपॉइंट करेंगे कि मान लीजिए जो शेयर होल्डर है उसमें से बी को ले लिया, एक जन टी को हायर कर लिया, एक जन एफ को हायर कर लिया। समझ रहे हैं? तो बी ई एफ ये मेरा कंपनी का कौन हो रहा है सर? डायरेक्टर हो रहा है। ये कंपनी को रन करेगा, ये कंपनी को रन करेगा। तो कंपनी को चलाएगा कौन? ये डायरेक्टर रन करेगा। लेकिन कंपनी को किसके लिए चलाना है? ओनर के लिए। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे जब शेयर होल्डर में जाते हैं, शेयर्स में जाते हैं, तो शेयर्स 2 तरह का होता है सर। जब शेयर्स में जाएंगे तो शेयर्स 2 तरह का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक क्या होता है बताइए? प्रीफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है सर प्रीफरेंस शेयर्स। क्लियर है? नाउ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स कौन सा शेयर्स है सर? इक्विटी शेयर्स दैट इज द रियल शेयर्स हो गए सर। इसको जो भी बाय करने वाले लोग होंगे, जो भी एक्वायर करेंगे, वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है? ओनरशिप आपको किस में मिलता है? इफ यू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। प्रीफरेंस शेयर्स में ओनरशिप नहीं होता है सर। प्रीफरेंस शेयर्स को आप ट्रीट कर सकते हो लाइक ए इन्वेस्टर, बट इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेट। डिबेंचर नहीं है। डिबेंचर क्या होता है? डेट होता है, इज लाइक अ लोन। लेकिन ये जो प्रीफरेंस शेयर्स है, इसको अगर जो एक्वायर करता है उसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, इसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर लाइक द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और प्रीफरेंस शेयर्स जस्ट लाइक द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। इसका जो डिविडेंड मिलता है उसको प्रीफरेंस डिविडेंड देते हैं, और इस पे जो डिविडेंड मिलता है उसको क्या बोलते हैं सर? इक्विटी डिविडेंड मिलते हैं। प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका रेट वेरी करता है, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर में। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में लॉ पढ़े हैं, रिमेंबर? जब आप लॉ पढ़े हैं तो लॉ में आप लोगों को ये कंपनी मीटिंग वगैरह पता होगा, जहाँ पर एजीएम था, एनुअल जनरल मीटिंग, रिमेंबर? तो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान पे ये सारा इनका डिविडेंड डिसाइड होता है। और डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर।
डायरेक्टर अपना कंपनी का इवैल्यूएशन के हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से, आगे क्या बिजनेस है नहीं बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, एक डिविडेंड रिकमेंड करता है। और वो डिविडेंड अप्रूव कहाँ होता है, एजीएम में। एजीएम में जितना डिविडेंड अप्रूव होगा कि भाई इतना परसेंट देंगे, उस हिसाब से इक्विटी डिविडेंड डिसाइड होता है। किसी साल अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं की तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रीफरेंस देना है कि नहीं देना है, प्रीफरेंस देना है सर। और अगर नहीं देंगे तो वो क्यूमुलेटिव होता है। क्या होता है, तो प्रीफरेंस शेयर्स में अपने लोग रीड करेंगे, एक क्यूमुलेटिव होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि आपको डिविडेंड देना है, अगर आपने इस साल नहीं दिया तो अगले साल देना होगा, क्यूमुलेटिव होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि भैया डिविडेंड अगर इस साल नहीं दिया तो और आगे नहीं देंगे। तो किसी भी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स अगर खरीदेंगे तो ये सारा वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है, उसके बाद अगर पैसा बचा तो किसको देना है, इक्विटी को देना है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको इक्विटी को डिविडेंड देना है तो उससे पहले आपको प्रेफरेंस का तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा सर। नहीं समझे, आप विदाउट प्रेफरेंस का डिविडेंड दिए बगैर इक्विटी को डिविडेंड कभी भी नहीं दे सकते। क्लियर है। दूसरा, वोटिंग पावर किसके पास रहता है, वोटिंग पावर इक्विटी के पास रहेगा, प्रेफरेंस के पास में वोटिंग पावर नहीं रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, अगर आपको कंपनी में फाइनेंस उठाना है, पैसा उठाना है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका माइंडसेट कहाँ जाएगा, डिबेंचर में, डेब्ट में। डिबेंचर का नॉर्म्स होता है, उसको आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो आप डिबेंचर इशू कर सकते हो कंपनी के, और कंपनी का डिबेंचर इशू करके आपके पास डिबेंचर आ गया। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या होता है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वहाँ आपको इंटरेस्ट का एडवांटेज मिलता है टैक्स बेनिफिट में। लेकिन डिविडेंड के ऊपर में टैक्सेशन का बेनिफिट एडवांटेजेस नहीं मिलता है, क्योंकि डिविडेंड पीएल में चार्ज नहीं होता, पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज होता है। जब अपने लोग फाइनल अकाउंट करेंगे तो आप लोग वहाँ पर देखोगे, तो आपका पहला फॉर्म क्या होगा, डिबेंचर। लेकिन वो बंदा आपका डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं है, आपका कंपनी का कैपिटल पे इंटरेस्टेड है। तो अगर किसी भी बंदे को, अगर आपको लोन लेना है, इन्वेस्टर लेना है, तो आपको क्या इशू करना है, डिबेंचर। और आपको उसको अपना पार्ट बनाना है, टीम का पार्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे सर, कैपिटल इशू करोगे। बट कैपिटल में भी दो पॉइंट, एक हो गया इक्विटी, एक हो गया प्रेफरेंस। अगर आपको उसको कंपनी का ओनरशिप देना है, वोटिंग पावर देना है, तो आपको क्या इशू करना होगा, इक्विटी। और ओनरशिप नहीं देना है, जस्ट नाम का देना है, तो उसको क्या, तब उसको क्या इशू करेंगे, प्रेफरेंस। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि सर जब अगर डिसोल्यूशन होता है, जब अगर कंपनी डिसॉल्व होता है, तो सबसे पहले पैसा किसको पे आउट होता है, सिक्योर्ड। सबसे पहले किसको देते हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटीज। रीड करोगे आपने, डिसोल्यूशंस पढ़े हैं ना, किए थे कि नहीं डिसोल्यूशन, आप लोग किए थे ना डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशंस के चैप्टर में अगर आपने रीड किया होगा तो डिसोल्यूशंस में सबसे पहले किसको देते हैं, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। दैट इज आपका एम्प्लॉय का ड्यूज हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह हो गया, ये सारे को पहले पेमेंट करना है। इसके बाद में किसको पैसा देना है, इसके बाद में देना आपको डिबेंचर को, सिक्योर्ड लायबिलिटी को। उसके बाद फिर किसको देना आपको, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। किसको देना है सर, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो फिर किसको दिलाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स। किसको दिलाएगा। उसके बाद एट द एंड में अगर फिर भी कुछ पैसा बचा तब किसको देते हैं, इक्विटी। इसीलिए इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्यों रिस्क है कि अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट निकल गई, अगर फॉल्टी निकल गई, बोगस निकल गई, या कुछ क्लेम हो गया, कुछ डैमेज क्लेम हो गया, कुछ अनसर्टेनिटी हो गया, लॉस हो गया, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका डूबने का चांसेस है, इक्विटी का। तो रिस्क काफ़ी हाई है, तो रिटर्न भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। डेब्ट क्या है सर, रिस्क उसमें कम है कि अगर कंपनी डूबेगा तो भैया सबसे ज़्यादा इक्विटी का डूबेगा, तो हायर चांसेस है किसको पेमेंट मिल जाने का, डिबेंचर को पेमेंट मिल जाने का। इसलिए डिबेंचर होल्डर क्या है सर, कम रिस्क है, तो उसमें रिटर्न भी क्या है, एक फिक्स। क्लियर है। तो हमारा जो चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, लेकिन ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है इश्यू ऑफ शेयर्स से सर। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स समझ जाते हैं तो सर मेरे हिसाब से जितना भी प्रेफरेंसेस बोलिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलिए, सब इजी हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ हमारा यही पॉइंट है। नाउ जब इश्यू ऑफ शेयर्स जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल है सर।
आपको कैपिटल का मीनिंग समझना होगा कि कौन सा कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आते हैं तो आते हैं सर ऑथोराइज कैपिटल। क्या आते हैं बताइए? ऑथोराइज कैपिटल। नाउ ऑथोराइज कैपिटल को अपने लोग क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है बताइए? ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम कैपिटल। कौन सा कैपिटल? मैक्सिमम कैपिटल। इससे ज्यादा कंपनी का कैपिटल नहीं होगा सर, इससे ज्यादा कंपनी का कैपिटल नहीं होगा सर, ठीक है। इसको अपने लोग मैक्सिमम कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये सारे वर्ड से बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी का एमओई में ये वाली कैपिटल क्या रहती है सर? मेंशन की रहती है कि भैया इतना मेरा ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होगा कि इससे ज्यादा कैपिटल हम इश्यूज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मेरा कंपनी का कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। और अगर इसको इंक्रीज करना है कर सकते हैं। कहाँ इंक्रीज करेंगे सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, आरओसी में इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। कोर्ट से आपको अप्रूवल लाना पड़ेगा, तब जाके ये ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज होगा, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है? तो मान लीजिए कि मेरा ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स है सर, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 कितना हो गया सर? 10 लाख। ये मेरा 10 लाख का ऑथोराइज कैपिटल है। अब ये ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख का है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा मैक्सिमम कैपिटल है। अब मेरे को इशूड करना है। इशूड क्या करना है सर? मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इशूड करना है। तो इशूड कहाँ करूंगा? पब्लिक में। नाउ जब आप शेयर्स इशूड करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका कंपनी कौन सा है। आपका पब्लिक कंपनी है या तो फिर प्राइवेट कंपनी है। रिमेंबर पब्लिक प्राइवेट। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आप शेयर्स किसको इशू कर सकते हो? जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हो आप। और कोई भी बंदा आपका शेयर्स को बाय कर सकता है इन द नेम ऑफ आईपीओ। क्या बोलकर? आईपीओ। रिमेंबर आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट सेल। क्या बोलते हैं? जिससे पब्लिक भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। क्लियर हो गया? इसको आईपीओ बोलते हैं। अब एक बार आईपीओ लिस्ट हो गया, फिर आपका शेयर्स कहाँ चला गया? सेकेंडरी मार्केट। कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट दैट इज शेयर मार्केट। आईपीओ वाला मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में चला गया, फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं? बाय सेल करके फिर कंपनी अपना एक्सप्लोर करती है, आगे बढ़ती है। बट कंपनी को पैसा सेकेंडरी मार्केट से नहीं मिलता है। कंपनी को फंडिंग कहाँ से मिलता है? प्राइमरी मार्केट दैट इज आईपीओ से मिलता है। दूसरा, अगर आपका प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर्स किसको इशू करती है? जनरल पब्लिक को इशू नहीं करेगी। जो ओनर हो गया, जो प्रोमोटर हो गया, चुनिंदा लोग हो गए, वो लोग है ना, वो लेंगे। जो कंपनी के डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, उनको इशू करेंगे आप। या फिर जो आपका रिलेटिव वगैरह हो गए, जो आपका चीन पहचान में, वही लोग तो शेयर्स खरीदेंगे ना, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो या तो आप कंपनी का शेयर जब इशूड करोगे तो या तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकते हैं, या तो फिर आप पब्लिक के थ्रू इशू कर सकते हैं। जितना इशूड करते हैं उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इशूड कैपिटल। तो मान लीजिए 1 लाख था, मैंने इशूड केवल 50,000 शेयर्स किया। कितना इशूड किया? मैंने आधा इशूड किया सर। तो मेरा इशूड कैपिटल कितना बन जाएगा सर? 5 लाख रुपया बन जाएगा। ये मेरा इशूड कैपिटल हो गया। क्लियर है? नाउ जब इशूड कैपिटल करते हैं तो अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो इसमें एक कंडीशन है पब्लिक कंपनी के लिए कि शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब। क्या बताइए? शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब एटलीस्ट 90% ऑफ व्हाट द कंपनी हैज इशूड। तो जितना इशूड करेंगे 90% आपका मिनिमम पब्लिक से सब्सक्राइब होना चाहिए, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो। क्लियर है? तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा एक चैप्टर है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, उसको अपने लोग रीड करेंगे वहां पर कि कैसे ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक होल न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गया, एक होल न्यू बिजनेस को क्रिएट किया गया जस्ट टू सेटिस्फाई वन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है? तो यहां पर इशूड ऑफ शेयर्स में हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला। तो जितना भी इशूड कर लिए सर, इशूड कर लेने के बाद यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सा कैपिटल? नाउ यहां पर एक कंफ्यूजन है कि सर सब्सक्राइब कैपिटल क्यों वर्ड होता है? अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो उसको बाई बोलते हैं,
अगर आप बाई करेंगे इट मीन्स कंपनी क्या करता है, सेल करता है ना। तो ये तो बाय एंड सेल है। सब्सक्राइब वर्ड अपने लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पर किसी का आप मेंबरशिप लेते हैं, क्या लेते हैं, किसी का आप मेंबरशिप लेते हैं तो वहां आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बोलते हैं। जिस तरह से आप एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह ये सारा का सिम खरीदते हैं, राइट, तो वहां आप एक्चुअल में परचेज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप सिम खरीद के आप वोडाफोन को खरीद लिए, नहीं सर। आप वोडाफोन का जो सर्विस उसको क्या किया, आप सब्सक्राइब किए हैं। आपके साथ वोडाफोन के साथ एक रिश्ता बन गया, एक रिलेशन बन गया, रिमेंबर। सेम काइंड ऑफ अ वर्डिंग। और यहाँ पर इम्प्लीकेशन होता है, किसी भी कंपनी का आप शेयर्स खरीदते हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी का शेयर्स को सब्सक्राइब किए। नाउ यू हैव अ रिलेशन ऑफ ओनरशिप एंड अ कंपनी बिटवीन यू एंड दी कंपनी, राइट। तो यहाँ पर वर्ड सब्सक्राइब बोलते हैं अपने लोग, परचेज सेल नहीं बोलता है। तो सब्सक्राइब कितना किया, अब यहाँ पर जब सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर दो बातें रहेगी, याद रखिएगा। या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन कब होगा, जब आपका सब्सक्राइब जो है वो इशूड से कम रहेगा, क्या रहेगा सर, कम रहेगा। और ओवर कब होगा, जब आपका सब्सक्राइब जो है वो मेरा इशूड से ज्यादा रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया सर। एग्जाम्पल के तौर पे इशूड कितना किए थे, 50,000। अगर मेरे पास रिसीव, मान लीजिए मेरे पास जो सब्सक्राइब है वो 45,000 हुआ, कितना हुआ, मेरे पास सब्सक्रिप्शन केवल 45,000 शेयर्स का हुआ सर। तो हमको बताइए 45,000 शेयर्स का मेरा सब्सक्राइब हो, जबकि इशूड कितना किए थे, कम हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन में सीन क्या होता है, आपके साथ जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट कितने शेयर्स पे कर देंगे, 50 पे कर देंगे क्या भाई। 50,000 शेयर्स आप बेचने के लिए मार्केट में ओपन किए, खरीदने वाला 45 आया, तो 5,000 किसके पास बचा, कंपनी के पास ही बचा, वो इशूड नहीं हो पाया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो 5,000 आप 45 को दे देंगे, ले भैया फ्री में ले लेते, लेके चल जा, लॉजिक है क्या। तो आप यहां पर एग्रीमेंट कितने के साथ करेंगे बताइए, एग्रीमेंट 45 के साथ ही होगा। एग्रीमेंट यहां पर वर्ड बोलते हैं अपने लोग अलॉटमेंट, क्या बोलते हैं वर्ड। तो आप अलॉटमेंट कितने के साथ करोगे, 45 के साथ करोगे। बाकी का 5,000 क्या है, बाकी का 5,000 कंपनी के पास ही है, वो मेरा इशूड अभी तक नहीं हुआ। तो सब्सक्राइब कैपिटल इस केस में कितना बोलेंगे, 45,000 इंटू 10 डेट इज कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए, 4.5 लाख हो जाएगा सर। तो सब्सक्राइब कैपिटल यहां पर मेरा सब 4.5 लाख हो जाएगा। और बाकी का 50,000, बाकी का 5,000 शेयर्स किसके पास है, कंपनी के पास ही, वो मेरा इशूड नहीं हुआ। क्लियर है। अगर ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया तब क्या करेंगे, अगर ज्यादा हो गया, मान लीजिए मेरे पास सब्सक्रिप्शन जो है वो 60,000 शेयर्स आ गया, तो आप क्या करोगे बताओ। आपने 50 इशूड किया, सब्सक्रिप्शन 60 आ गया, तो उसका मतलब 10,000 आपके पास ऑथोराइज ज्यादा था ना, तो 10,000 फिर से ऐसे दे देंगे, नहीं सर ऐसा नहीं हो। इशू जितना किए थे अगर उससे एक्सेस हो गया तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप एग्रीमेंट 60 के साथ कर दोगे। एग्रीमेंट कितने के साथ होगा, 50 के साथ ही होगा। मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कितने के साथ होगा, 50,000 ही के साथ होगा। जो मेरा एक्सेस है, वो एक्सेस कितना है सर, 10,000 है। ये 10,000 शेयर्स का दो चीज होगा, या तो ये रिफंड होगा, या तो ये रिफंड हो जाएगा इसका पैसा, या तो फिर इसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट किसके साथ, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहता है उसके साथ क्या करोगे आप, एडजस्ट कर दो। क्लियर है। अगर हम ये इशूड ऑफ शेयर्स को अगर अपने लोग समझेंगे कि कोई मैं बिल्डिंग खड़ा कर रहा हूं, और मैं प्रोमोटर हूं, मुझे बिल्डिंग को खड़ा करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। उस पॉइंट से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए सर मुझे कोई प्रोजेक्ट इशूज करना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट इशू करता है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा।
ऐड करूंगा तो लोग देखेंगे, प्रचार देखेंगे, जिनको इंटरेस्टेड रहेगा वो मेरे प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई कर लेने के बाद में मीटिंग होगा, बातचीत होगा, फिर उन लोग क्या करते हैं, टोकन मनी देते हैं। क्या देते हैं, विच इज वॉट, अप्लीकेशन मनी, विच इज वॉट। और बाकी जितना इंस्टॉलमेंट है वो कब देंगे, जैसे जैसे मेरा ग्रो होगा, प्रोजेक्ट ग्रो होगा, वैसे वैसे उनका पेमेंट होता है, राइट। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में याद रखिएगा कि सबसे पहला जो मनी आपको मिलेगा वो कौन सा मनी मिलेगा, अप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी मिलेगा, चीज क्लियर है। अब मान लीजिए कि भाई साहब जो जो आपका प्रॉपर्टी खड़ा कर रहे थे, टोटल 100 फ्लैट निकला। कितना निकला, 100 में से मैंने क्या कर लिया, 20 फ्लैट जो है, 20 फ्लैट जो है उसको अपने लिए रख लिए भैया, अपने लिए, बच्चे के लिए, बहू के लिए, उसके बेटे के लिए, फैमिली के लिए, सब के लिए भैया 20 फ्लैट उठा के रख दिया कि चलो सब एक जगह रहेंगे, 20 फ्लैट खड़ा कर दिया। क्लियर है। तो इशूड करने के लिए फ्लैट मेरे पास कितना है हमको बताइए, 80 है। तो हम कितना फ्लैट बेच पाएंगे, 80। मैक्सिमम कितना बेच पाएंगे, 80। तो ऑथोराइज कितना है, 100। लेकिन इशूड कितना है, 80। अब जब 80 फ्लैट जब हम बेचने के लिए जाएंगे तो भैया खरीदने वाला कितना है वो डिपेंड करता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर में। अगर मेरा प्रोजेक्ट बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, प्राइम लोकेशन में रहा, तो लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे, तो मेरे पास ओवर हो जाएगा। 80 का मेरा था, मेरे पास बुकिंग माइट भी 100 का आ जाए, मेरे पास 200 फ्लैट का बुकिंग आ जाए, है ना। और एक्सेस बुकिंग हो जाता तो हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेंगे कि भैया और नहीं चाहिए, बहुत आ गया, मेरा पूरा फ्लैट बुक हो गया। बात समझ में आ रहा है। और अगर मेरा एरिया प्राइम लोकेशन पे नहीं है, अच्छा लोकेशन में नहीं है, और मेरा कोई गुडविल भी नहीं है, नाम नहीं है, तो क्या होगा, माइट भी मेरा बुकिंग कम आएगा, पड़ा हुआ रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अंडर बुकिंग बोलते हैं ना सर। तो अंडर बुकिंग रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो आप क्या करोगे, मान लो कि 80 फ्लैट है, आपके पास बुकिंग 50 का आया, तो आप एग्रीमेंट 80 के साथ कर दोगे, कितने के साथ करोगे, और बाकी का जितना इंस्टॉलमेंट वगैरह वो 50 फ्लैट का ही बुकिंग का हिसाब से होगा, बाकी 30 फ्लैट किसके पास है, आपके पास है। आप ऐसा थोड़ी ना भैया जुआर उसको फ्री में बैठ रहा है, 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, फ्लैट दे रहा है भाई, थे जीन्स नहीं बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो एग्रीमेंट कितने के साथ होगा, 50 के साथ होगा। क्लियर बात है। अब अगर मेरा प्राइम लोकेशन पे मेरा ब्रांड, देखिए सेम चीज अप्लाई करिएगा कंपनी के ऊपर में। कोई कंपनी अगर ब्रांड है, जैसा जोमेटो का आईपीओ है, सब पागल हो गया, क्यों, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका था, वो प्राइवेट कंपनी में ही ऑल ओवर इंडिया में पूरा उसको पहचानते हैं, लोग जानते हैं, सबका मोबाइल ऐप में जोमेटो का ऐप है, राइट। अभी का पहचान, पॉपुलैरिटी किसी भी कंपनी का कैसे होता है, आपका मोबाइल पे। अगर मोबाइल ऐप में आपका कंपनी का वो ऐप घुस गया, इसका मतलब जितना ज़्यादा लोगों के पास उसका ऐप डाउनलोड है, मतलब उतना ज़्यादा वो रीच कर रहा है पीपल के पास में। आप चेक करो ना कि वो मोबाइल, सर दर्द है सर, इतना नोटिफिकेशन आता है, हिंदी में हर कंपनी नोटिफिकेशन भेजता है। और कभी कभी सेटिंग में जाके अगर आप ऐप में जाके चेक करोगे ना, तो देखोगे कि ऑलमोस्ट 200 से 300 ऐप आप लोगों इसमें इंस्टॉल होगा, मिनिमम 100 तो हो गई होगा। वो 100 में से देखोगे 40 to 50% आपका सब एसेस ले रहा है। कोई कैमरा का एसेस ले रहा है, कोई लोकेशन का एसेस ले रहा है, कोई आपका फ़ोन का एसेस ले रहा है, कोई SMS का एसेस ले रहा है, कोई ईमेल वगैरह, गूगल तो ईमेल का एसेस ले रहा है। तो ये जो एसेस आप जो दे रहे हो वो एक्चुअल में क्या है, आपका डेटा चोरी हो रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन उसके पास जा रहा है। अब क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा नहीं जा रहा वो अल्लाह जानता है, और वो जानता है। आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है, आप जो रात को क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब उसको पता चल रहा है। समझ रहे हैं। आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में नियर अबाउट 200-300 है, वो 200-300 कॉन्टैक्ट उसके पास चला गया। इमेजिन करो कि अगर 1 करोड़ जन का भी उसके पास कॉन्टैक्ट 200-300 आ गया, तो भैया पूरे इंडिया का आबादी का कॉन्टैक्ट तो ही है। जैसे एक तो फिल्टर मारेगा वी लुकअप का नंबर करके, जितना भी जो डुप्लीकेट नंबर है सब खत्म हो जाएगा बेटा, उसके बाद डेटा आ गया पूरा ऑल ओवर इंडिया का टारगेट। समझ में आया सर, प्रॉब्लम यही है। तो यहाँ पे सर बताइए, अगर ओवर हो गया, अगर 80 फ्लैट आपके पास था, फ्लैट का बुकिंग 120 आ गया, तो आप क्या करोगे, 120 को बेटा 80 में घुसा दोगे, नाके लगाए हैं,
एक बिल्डिंग में 4 तो 5 लोग घुसा दोगे आप, बुकिंग ले लोगे, सब कोई बेच दिया आपने। एक ही प्रॉपर्टी बेटा 4 जन को बेच दिया, 4 जन का बुकिंग लेके बैठ गए आप, अब खुद चल के हज में, हाजी साहब। ऐसा होता है बताइए? होता है सर? 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है अर्जेंट। सर समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास एक्सेस बुकिंग आ गया तो वो बुकिंग को आप क्या करोगे भाई? थोड़ी ना एडजस्ट कर दोगे, एक शेयर आप सबको बेच दोगे। फ्लैट में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? और वो भी इलीगल में चलता है सर, लीगल में नहीं चलता है। ऐसा हुआ है नाके लांगा वाला में भाई, मेरे को पता है, वहाँ रहता हूँ तो मेरे को आइडिया है। ऐसा बहुत जगह पे होता है बेटा, एक फ्लैट इलीगल है, दे दिया 3-4 लोग। इमेजिन कर रहे हैं आप कि जो जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 लाख 10 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है सर। छोटा ही फ्लैट रहता है भैया, 5 से 10 लाख रुपए का पूरा पैसा जमा के दिया, पता चला बड़ा 4 ठो को बेच के भागा हुआ जमा के हज में। भाई साहब वहाँ अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, या अल्लाह बहुत गुनाह किया, माफ़ कर दीजिए हमको। अरे यहाँ बंदा लोग गाली दे रहा उसको। क्लियर है? तो अगर एक्सेस अगर हो गया आपके पास 120 फ्लैट का आ गया है, तो आप अलॉट कितना करोगे? एग्रीमेंट कितने के साथ करोगे? 80 के साथ ही करोगे। एग्रीमेंट कितने के साथ करोगे? 80 फ्लैट के साथ ही करोगे ना सर। आपके पास इशूड करने के लिए कितना फ्लैट था? 80 था, तो आप कितना के साथ करोगे? 80 के साथ करोगे। तो बाकी जो 40 फ्लैट का जो आपने बुकिंग का पैसा लिया है, आप क्या करना है? या तो उसको रिफंड कर देना है, या तो उसको रिफंड कर देना है, या फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देना है। क्या कर देना है सर? एडजस्ट कर देना है। यही ना करोगे आप? लेकिन एडजस्ट किसका करोगे? जो एक फ्लैट का ही बुकिंग किया था और आपने उसका चेहरा देखे रिजेक्ट कर दिया, काला है नहीं लेंगे तेरा, जा मेरे को गोरा आदमी चाहिए, रेसिस्ट। मेरा बिल्डिंग का पेंट गोरा है, मेरे को गोरा आदमी चाहिए, काले लोग को अलाउड नहीं है। इंडिया में आप खड़े हैं, जो मार पड़ेगा ना बेटा पूरा बिल्डिंग ही काला कर देगा। चीज समझ में आ रहा है? तो बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई एक फ्लैट का बुकिंग किया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, आपने उसका फ्लैट को एक्सेप्ट नहीं कर दिया, तो उसका पैसा को एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। क्या करना होगा सर? रिफंड करना होगा। एडजस्टमेंट किसका होगा? जो 3 फ्लैट का बुकिंग किया है सर, और आपने केवल उसका एक ही फ्लैट अलॉट किया, बाकी 2 फ्लैट का पैसा आपने रिफंड कर दिया। या 3 के लिए किया था, 2 फ्लैट अलॉट किया, एक का पैसा आपको रिजेक्ट कर देना है। तो वो जो एक्सेस मनी जो उसने पेमेंट किया है, आप क्या बोलोगे कि भाई तेरा एक तो है, एक काम कर, वो एक के साथ हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया सर 1000 शेयर्स, कंपनी आपको अलॉट की 600 शेयर्स। कितना शेयर्स? तो 400 शेयर्स का जो आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो कंपनी तो रिफंड करेगी, लेकिन कंपनी आपसे परमिशन ले रही है सर 400 शेयर्स का पैसा आपको रिफंड करना है। अब आप बताओ क्या करना है? रिफंड करें, या फिर जो बाकी का 600 शेयर जो मैंने आपको अलॉट किया है उसका तो इंस्टॉलमेंट आप दोगे ना। तो हम ये 400 शेयर जो आपने पेमेंट किया एक्सेस मनी, वो हम क्या करेंगे? 600 जो मेरा अलॉटमेंट वाला है उसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। आप बोलोगे तो करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलते हैं? यही आपका दर्द है सर। उसको पराठा बोलते हैं, आगे चल के लच्छा पराठा भी होगा, नॉर्मल पराठा भी होगा। ठीक है, देखिए ना लच्छा पराठा वाला जो घुमा के बड़ा बनाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है बनाने, लेकिन टेस्टी रहता है। तो आप लोग का एग्जाम में लच्छा पराठा ही आता है, सिंपल वाला पराठा नहीं देगा सर। ग्रेजुएशन में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है इशू ऑफ शेयर से। क्लियर हो गया सर? ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आपका शेयर्स 45,000 में है, तो नेक्स्ट जो पूरा इंस्टॉलमेंट कितने के साथ करोगे आप? 45,000 शेयर से करोगे। अगर एक्सेस से रिफंड है तो जर्नल एंट्री उस हिसाब से चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट में जो हमारा कैपिटल है उसको बोलते हैं सर कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट में जो हमारा कैपिटल है सर उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं।
नाउ कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं सर? दैट इज प्राइस रुपीज 10 रुपया था, रिमेंबर। ये 10 रुपया को अपने लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। कौन सा वैल्यू? दैट इज माई एक्चुअल कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया। अब आगे चल के देखेंगे 10 का सामान को ज्यादा में इशू करते हैं, कम में करते हैं, दैट इज प्रीमियम और डिस्काउंट में अलग बात है, बट अभी मेरा फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। लेकिन ये 10 रुपया क्या एक बार में ही ले लेता है कंपनी? अगर मैं प्रॉपर्टी खड़ा करूंगा तो भैया एक बार में ही पूरा बुकिंग मनी के साथ ले लूंगा पैसा क्या? आप दोगे? कोई नहीं देगा, दिमाग खराब है क्या? बड़ा पैसा लेके भाग भूग गया, बना नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं आ गया, राइट? बहुत सारे इश्यूज है ना। तो एक बार में तो कोई, हाँ अगर रीसेल प्रॉपर्टी रहा तो 1 टाइम 2 टाइम में क्लियर हो जाता है, लेकिन वो आपको बना बनाया दे रहा ना सर, तो वो हो सकता है, लेकिन जो बन रहा है उसमें तो अपने लोग 1 टाइम नहीं देते ना। तो सेम यहां पर भी है सर। ये 10 रुपया जो है ना एक बार पे इशू नहीं होता है, इसका इंस्टॉलमेंट रहता है, ठीक है? इंस्टॉलमेंट आप लोगों इसमें मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट है, प्रैक्टिकली 4 से ज्यादा होता है। अगर आप फ्लैट वगैरह में जाओगे तो अच्छा खासा होता है सर। तो अगर मेरा जान लीजिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बुकिंग मनी, जिसको क्या बोलते हैं? अप्लीकेशन, क्या बोलते हैं? फिर क्या होता है? सेकंड वाला अलॉटमेंट, फिर क्या होता है? फर्स्ट कॉल। अब अगर 6 इंस्टॉलमेंट हो तो क्या हो जाएगा पता है? अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। अगर 10 इंस्टॉलमेंट रहा तो उस हिसाब से सोच लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 8 वाला फाइनल कॉल। समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट देता है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल हो गया। क्लियर है? अब क्या ये एक बार में ले लेते हैं? नहीं सर, इसका फेज रहता है। एप्लीकेशन मैंने आपने अप्लाई किया जैन में, तो सर जैन में हो गया। अलॉटमेंट समझ लो अप्रैल में है, फिर आपका ये फर्स्ट कॉल सितंबर में है, फिर ये वाला दिसंबर में है। इसका मतलब ये पूरा मनी आपको 1 साल में क्लियर करना है। क्लियर है? तो जनवरी का जैन में देना है, अप्रैल का अप्रैल में देना है, और ये आपका सितंबर का सितंबर में देना है फर्स्ट कॉल। सपोज आप पहुंच चुके हैं अक्टूबर तक। कहां तक पहुंच चुके हैं? अक्टूबर तक पहुंच चुके हैं। और ये फाइनल कॉल का ड्यू कब है? फाइनल कॉल का ड्यू कब है? जैन या दिसंबर? दिसंबर में ड्यू है सर। तो जब तक का दिसंबर ड्यू नहीं होगा, तो इसका पेमेंट के बारे में बात आएगा क्या? आप पहले करोगे पेमेंट? पहले कर सकते हो, क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस, है ना? लेकिन अभी तक ये ड्यू हुआ क्या? अभी तक ये ड्यू नहीं हुआ है, तो क्या इसको कलेक्ट करने का राइट कंपनी के पास है? नहीं। तो यहां तक जो आप पहुंचे हैं, मान लो मेरा फाइनल कॉल का 2 रुपया, कितना रुपया? तो 10 रुपया फेस वैल्यू में से 2 रुपया अभी तक ड्यू नहीं हुआ, तो उसको भी कॉल कर पाएंगे, उसको भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो कितना कॉल कर पाएंगे? 8 रुपया। कितना रुपया कॉल कर पाएंगे? क्लियर है? शेयर्स मान लो टोटल 50,000 है, तो 50,000 शेयर से अभी बताओ, अभी मैं कितना रुपया कलेक्ट कर सकता हूं? 8 रुपया। इसी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब हो गया ड्यू टू बी कॉल्ड, जो मेरा ड्यू है जिसको अपने लोग कॉल कर सकते हैं। जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड अप कैपिटल। दैट इज फाइनल कॉल का मनी अभी तक मेरा कॉल्ड नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड अप कैपिटल। चीज क्लियर हो रहा है? टेक इट एग्जाम्पल, अभी अपने लोग 5th में है, राइट? 6th सेम में पहुंचे, क्या ड्यू हुआ? क्या उसका पैसा ड्यू हुआ? क्या उसका पैसा तो ड्यू नहीं हुआ। चीज समझ में आ रहा है? अगर मंथ में जाए तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। तो जुलाई तक का फीस ड्यू हुआ है, अगस्त का फीस ड्यू हुआ है क्या? सितंबर का ड्यू हुआ है क्या? तो वो मेरा मांगने का आपसे राइट है क्या? आपसे मांगेंगे, आप दोगे क्या? नहीं। चीज समझ में आ रहा है? हाँ ऑब्वियसली, कौन देगा? इतना तो हम भी समझते हैं, और वैसा उम्मीद भी नहीं है मेरा भाई। चीज समझ में आ रहा है? तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ, जिसको कंपनी मांगने का राइट नहीं है। चीज क्लियर हो रहा है? अब ये कॉल्ड अप कैपिटल में भी कौन दिया कौन नहीं दिया है उसको चेक करना है। ये कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं सर? कॉल्स इन अरियर, उसको अरियर बोलेंगे सर। तो जो नहीं दिया है, अब जैसा अपने लोग 4th में पढ़े हैं, तो बहुत सारे लोग फीस अभी तक नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? भरोसा है कि देगा?
है ना सर? उसको क्या बोलते हैं? कॉल सीन अरियर, कॉल सीन अरियर, कि भैया मैंने अभी कॉल किया है, बाकी है, अभी तक पैसा नहीं दिया, बट देगा, ये ट्रस्ट रहता है, ये बिलीव रहता है, राइट? अब इसमें से कोई ऐसा बंदा निकल जाए जो मेरे को पूरा पैसा दे दिया, अभी फिफ्थ सेम स्टार्ट हुआ, पूरा फिफ्थ सेम का पैसा एक बार में दे दिया, अरे सर क्या बार बार मांग रहे हैं, अब अच्छा नहीं लगता, सी बड़ा आदमी हर महीना महीना पैसा मांगते हैं, एक काम करिए एक बार में पैसा लीजिए। अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं अल्लाह का बंदा मेरे को एक बार में पैसा दे पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा कोई नहीं मिला है जो एक बार में पैसा दे दे। तो सर एक बार में वो पैसा, इसका मतलब वो जैन में पूरा पेमेंट कर दिया, वो जो ड्यू नहीं हुआ था उसका भी पैसा दे दिया, इसको क्या बोलेंगे? कॉल सीन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको? कॉल सीन एडवांस। चीज क्लियर हो रहा है? तो कॉल सीन एडवांस क्या करते हैं सर अपने लोग? ऐड कर देते हैं। ये ऐड करके जो मेरा मनी आता है, ये ऐड करके जो मेरा मनी आता है, इसको लास्ट कैपिटल बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे सर? तो पेड अप कैपिटल इज द लास्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसको लीस्ट कैपिटल बोलते हैं। यही कैपिटल आपका बैलेंस शीट में शो होता है। तो बैलेंस शीट का अमाउंट वाले जो सेक्शन में जो कैपिटल शो होता है उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसका? जितना कलेक्ट किया, जितना उसका कैपिटल इवेंचुअली है, उसको अपने लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी में आप जाओगे ना, तो आपको दो तरह का कैपिटल मिलता है, एक ऑथोराइज और एक पेड अप। तो ऑथोराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल और पेड अप का मतलब दिस। और बाकी ये सारा कैपिटल समझने के लिए आपको कंपनी का क्या करना होगा? कैपिटल का शेड्यूल देखना होगा कि कितना कितना इशूड हुआ, नहीं हुआ, तब आपको पता चल पाएगा। क्लियर है? तो हमारा फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में याद रखिएगा क्या है सर? ऑथोराइज कैपिटल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इससे ज्यादा कंपनी का शेयर्स होगा क्या? लेकिन इससे ज्यादा कंपनी शेयर्स इशू करा सकता है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज हो सकता है क्या? हो सकता है आरओसी में इंक्रीज होगा, बट विद दी अप्रूवल ऑफ किसका अप्रूवल लगेगा? हाई कोर्ट का अप्रूवल लगेगा, तब जाके ऑथोराइज कैपिटल बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इशूड कैपिटल, जितना कंपनी क्या कर रहा है सर? मार्केट में शेयर्स को इशूड करता है, उसको इशूड कैपिटल बोलता है। नाउ इशूड के बाद क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पॉइंट, एक हो गया अंडर, एक क्या हो गया सर? ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जितना इशूड किया उससे कम आया, तो जितना कम आएगा तो काम कितना पे होगा? उतना पे होगा। अलॉटमेंट कितना पे करेंगे? उतना ही पे करेंगे। बाकी का 5 शेयर कंपनी के पास एज इट इज पड़ा हुआ है, बाद में इशू करेगा। और अगर एक्सेस हो गया मतलब कंपनी जितना इशूड किया तो उससे ज्यादा रिसीव हो गया, तो एक्सेस क्या करना है? आइदर या तो रिफंड करना है, या तो फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना है, जिसको प्रोराटा बोलते हैं। नाउ अब ये जो 10 रुपये के अपने लोग एक बार में पैसा ले लेते हैं ना सर, फेज में लेते हैं अपने लोग। 3-4 इंस्टॉलमेंट का फेज बना दे और वो फेज के हिसाब से पैसा लेता है। तो जो इंस्टॉलमेंट का फेज आ चुका है, जो ड्यू हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कॉल्ड अप वैल्यू। और उसे नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो ये 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? इसका मीनिंग आएगा कॉल्ड अप वैल्यू का, आगे काम है इसका। तो 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा कॉल्ड अप कैपिटल निकल गया। और बाकी का जो 2 रुपया अनकॉल्ड है, जो अभी भी कॉल्ड नहीं हुआ मतलब क्या? नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड अप कैपिटल। कि भैया कैपिटल मेरा है लेकिन अभी कॉल नहीं कर सकते हैं, 2-3 महीना में मेरा ड्यू हो जाएगा, फिर मेरा अपने लोग के पास पैसा आ जाएगा। क्लियर है? नाउ द फाइनल कैपिटल, दैट इज द पेड अप कैपिटल, विच इज नथिंग बट द कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर ऐड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन मतलब जो पैसा मेरे को अभी तक नहीं दिया है, देगा, और जो पैसा मेरे को एडवांस में दे दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये लेस करके ऐड करके इवेंचुअली जो कैपिटल आता है, विच इज माई पेड अप कैपिटल। और डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं? पेड अप कैपिटल के ऊपर। डिविडेंड बोल दिया 20%, तो 20% आप किसके ऊपर चार्ज करोगे? पेड अप कैपिटल के ऊपर। चीज क्लियर है? ये वाला आप लोगों को मैं सेंड करूंगा। इसका देखिए, ये इसमें बताइए मेरे को ऑथोराइज और पेड अप कितना कितना होगा। A company incorporated with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh shares of rupees 10। तो ये मेरा 20 लाख क्या हो गया? ऑथोराइज कैपिटल हो गया सर। नीचे में सर ऐसे बॉक्स बना के लिखना है, तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? 20 लैक्स। ऑफर्ड फॉर पब्लिक को ऑफर कितना किया?
तो 1,90,000 इंटू 10, तो 19 लाख क्या हो गया सर? इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? 19 लाख रुपए हो गए सर। बट ओनली 1,80,000 शेयर्स वे सब्सक्राइब कितना हो गया? तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो जाएगा? 18 लाख। फिर क्या लिखा? द डायरेक्टर कॉल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹6 पर शेयर। कितना का कॉल किया अभी तक? तो 10 रुपये में से अभी भी कॉल सिर्फ कितना किया है? 6 रुपया किया। और कितना पे कॉल करेगा? 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 6, 10,80,000 हो गया। तो ये ऐसा आपका 12,80,000 होएगा। तो ये 12,80,000 रुपये विच इज वॉट? कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल? चीज समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोला? ऑल अमाउंट्स वे रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल ऑन 1,000 शेयर्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉल सीन। तो 1,000 इंटू 2,000 रुपया जो लेस कर देंगे 10,80,000 से, विच इज 12,80,000 से, विच इज इन माई 12,78,000 ये जो आएगा, विच इज वॉट? पेड अप कैपिटल। ये मेरा कौन सा कैपिटल है? पेड अप कैपिटल। चीज क्लियर हुआ? तो ये हायरार्की आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये आपको बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर्स कैपिटल। ठीक है? टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स। इक्विटी का कोई पार्ट नहीं होता, दैट इज इक्विटी, दैट इज वन एंड ओनली। प्रिफरेंस का पार्ट है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब ये डिविडेंड का राइट बताता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्यूमुलेटिव होता रहेगा। देखिए कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो भैया डिविडेंड नहीं दे सकता, वो कब देगा? नहीं सर, मैं इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको। मतलब आपको खर्च में दिखाना, अब आप पे करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, लेकिन डिविडेंड क्या है? अगर लॉस हुआ तो आप उसको खर्च में भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो डिविडेंड नहीं देंगे क्या? नहीं सर, वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो किसी भी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है? क्यूमुलेटिव है या नहीं है। तो ये सारा वर्ड में क्या करता है ना सर, वो लोग खेला खेलता है, नहीं समझे? ये सारा वर्ड में खेला खेलता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है ना, आपको पेजेस वगैरह पढ़ने के लिए जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि आप नहीं पढ़ते हैं। लेकिन किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? उन लोग यही सारा वर्ड के साथ उन लोग ट्विक्स वगैरह खेलता है, नहीं खेलता है। इसीलिए कोई सीए या फिर कोई लॉयर के साथ बोलते हैं कि भैया बैठो। किस लिए? वो पेपर को रीड करके समझ जाएगा कि भैया क्या मामला है इसमें। नेक्स्ट में रिकवरी ऑफ कैपिटल में क्या है सर? रिडीमेबल। और रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? बाय कैश, कि आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये प्रिफरेंसेस रिडीम हो जाएगा, मतलब आपको पैसा वापस मिल जाएगा, कैश वापस मिल जाएगा। इनरिडीमेबल का मतलब क्या हो गया? कभी भी रिडीम नहीं होगा। कभी भी रिडीम नहीं होने का मतलब क्या है? कि 10 साल के बाद या तो कोई दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देगा, या तो फिर आपको इक्विटी शेयर्स दे देगा, या तो आपको डिबेंचर दे देगा, कुछ भी दे देगा। मतलब कैश आपको नहीं देगा। मतलब एक पेपर लेके पैसा लिया, 10 साल के बाद जाओगे ये वाला पेपर दे देगा, फिर एक तो दूसरा पेपर आपको दे देगा। पहले 10% प्रेफरेंस शेयर्स था, आपको 12% करके दे देगा। या प्रेफरेंसेस दिए, ये पेपर का कलर चेंज करके आपको इक्विटी दे देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। ये भी स्कैमिंग होता है। ये बहुत सारा जो म्यूचुअल फंड वगैरह देखे, म्यूचुअल फंड में बोलता हूँ, एनबीएफसी कंपनी जैसा सहारा इंडिया हो गया, ये यहाँ पर जाएगा राजा बाजार के पास में एक है, गाड़पाड़ा के पास में भी एक इंस्टीट्यूट है, बैंक बोलकर एनबीएफसी कंपनी लोग चलाता है। इन लोग भी क्या करता है कि पब्लिक से पैसा उठाता है। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पता है? तो जो बैंक के अलावा जहाँ पर आप पैसा वगैरह रखते हैं, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको रिटर्न करता है। और ये लोग भी लोन वगैरह अप्रूव करता है जो कंपनी को बैंक लोन नहीं देता है। जो कंपनी को बैंक लोन नहीं देता है वो फिर कहाँ से लेता है सर? एनबीएफसी से लेता है। तो इन लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है बैंक के मुकाबले, और इन लोग से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिलता है। किसको? पब्लिक को। वहाँ से हाई लेता है तो बैंक से भी ज़्यादा हाई लेता है। तो लोग क्या करता है, जिनको नॉलेज रहता है वो बैंक में पैसा नहीं लगा के कहाँ पे पैसा लगा देते हैं? यहाँ पे। लेकिन वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में इररिडीमेबल लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है कि भैया 5 साल के बाद में जब आपका एक्सपायरी होगा तो आपको एक नया पॉलिसी, नया टर्म्स करा लेना पड़ेगा, और वो पैसा वहाँ डाल दो।
तो कंपनी उसी पैसा को रोटेट करता है। या टर्म्स में ऐसा लिख दिया है कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए आपने लगाया, 5 साल के बाद आपको 15 लाख या जो भी हम देंगे 10% के हिसाब से 13 लाख, आप 50% क्या करोगे, पैसा ले लो, 50% फिर से नया लगाओ, तो 6.5 का 6.5 हो गया। इस तरह से करके वो क्या करता है, आपका पैसा को 10 से 20 साल इंजॉय कर लेता है सर। और इकोनॉमिक्स पढ़े हैं आप, whoever holds the money then वेल्थ क्या है, जस्ट होल्डिंग ऑफ मनी। वेल्थ किसको बोलते हैं, होल्डिंग ऑफ मनी। जो जितना ज्यादा पैसा जितना दिन तक होल्ड करेगा वही वेल्दी है ना सर, यही पार्ट है सर। नेक्स्ट में सर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको अपने लोग इजिली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया, जो इक्विटी शेयर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इमेजिन करिए कि अगर कोई प्रिफरेंस शेयर्स में लिखा हुआ है नॉन क्यूमुलेटिव, इररिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट, डिविडेंड नहीं देगा, कैश नहीं देगा, और अच्छा कैश नहीं देगा तो इक्विटी में तो कन्वर्ट करने देगा नहीं, वो भी नहीं देगा। ये सब फाइनेंशियल स्कैम होता है सर। नेक्स्ट में सर पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेटिंग है नहीं है, पार्टिसिपेटिंग का मतलब समहाउ इन लोगों के पास पावर है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो ना कि अदर देन इक्विटी के बाद में अगर दूसरा अगर पावर है तो किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो वो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट का राइट है या नहीं है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन राइट, अदरवाइज राइट नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। तो कह लो प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल है, इररिडीमेबल है, नॉन क्यूमुलेटिव है, खत्म, पैसा डुबा दी वो डूब गया। इसी तरह से लोगों के साथ क्या होता है सर, स्कैमिंग होता है। और आप लीगली कुछ फाइट भी नहीं कर पाएंगे, आप लीगली फाइट भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारा डॉक्यूमेंट में आपने लिखा हुआ था टर्म्स वगैरह पे, आपने रीड किया नहीं, आपने साइन कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो लोग जाहिलियत और इलिटरेसी का आपका फायदा उठाते हैं, यही सारा जगह है। ये सारा पार्ट है सर, ये सारा जर्नल एंट्रीज है। आई होप आप लोग को जर्नल एंट्री याद होगा। तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर से जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल हो गया ये। अच्छा ये वाला प्रो राटा वाला शेयर्स है, नहीं वही सेम एंट्री यहाँ से रिपीट किया। फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में क्या एंट्री होती है सर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। कॉल का एंट्री सेम, शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कॉल मनी का क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। अब अगर इक्विटी रहा तो वर्ड क्या लग जाता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस शेयर्स रहा तो वर्ड क्या लग जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। दोनों का जर्नल एंट्री क्या रहती है सर, सेम रहती है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये सारा जर्नल एंट्री क्रक्स में करके लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है और फिर अपने लोग स्टार्ट करेंगे। ये PDF में आपसे शेयर कर देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा सा रीड करिएगा। जब तक हम मैट उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, पूरा नहीं देंगे बाबू।